नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन में इतनी तबाही नहीं हुई जितनी कि पिछले 2 दिनों में हो चुकी है। कहर बनकर बरसे बादलों ने कुमाऊं इलाके में बड़ी तबाही मचाई है और नुकसान का जायजा लेने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे। गृह मंत्री ने पहले आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद उन्होंने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मीटिंग भी की। गृह मंत्री का कहना है कि आपदा की इस घड़ी में सरकार देवभूमि के साथ खड़ी है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपदा का हवाई सर्वेक्षण जब गृह मंत्री ने किया उस वक्त की तस्वीरें, उनके साथ सीएम भी मौजूद थे और सर्वेक्षण के बाद मीटिंग भी की गई। स्थिति पर नजर रखे हुए हैं अमित शाह और उन्होंने कहा कि हर संभव मदद के लिए केंद्र सरकार तैयार है। किसी भी तरीके से देवभूमि को दिक्कत नहीं होगी, हर मदद के लिए हम तैयार हैं। सर्वेक्षण के बाद मीटिंग की गई। हवाई सर्वेक्षण गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के साथ करते हुए, इसके बाद हवाई सर्वेक्षण करते हुए मीटिंग भी की गई। पुलिस के 5000 से ज्यादा जवान ये पूरी मुहिम में आज भी जुड़े हैं और लोगों की मदद करें। रिलीफ, स्वास्थ्य सुविधाएं और रिलीफ कैंप में खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई है और मुझे भरोसा है कि नॉर्मल स्थिति बहुत कम समय के अंदर होगी। एक रफ प्राथमिक अंदाज भी नुकसान का लेंगे और कुछ ही समय में 1-2 दिन में स्थिति नॉर्मल होते ही गृह विभाग की ओर से सर्वे की टीम भी आएगी और हम मदद भी करेंगे। 250 करोड़ रुपया 1-1.5 महीने पहले ही, क्योंकि यहाँ पर आपदाएं आती रहती है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से 250 करोड़ रुपया कुछ महीने पहले ही यहाँ पर ऑलरेडी एडवांस में भेजा हुआ है। इससे काम चालू हो गया है। राज्य सरकार भी अपने खजाने से काम कर रही है। ऑलरेडी कंसिडरेशन में है, विचाराधीन है और अंत तक आया है। बहुत जल्दी ही इस पर हम निर्णय करेंगे। परंतु एक बात मैं सुनिश्चित कहना चाहता हूँ कि लगभग 26 घंटे पहले हम चेतावनी देने में सफल रहे हैं और चेतावनी को हर मोबाइल यूजर तक, हर जगह पे और यात्रियों के जहां कैंप थे वहां पर हमने समय पर पहुंचे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर विपक्ष ने ये मांग की है कि केंद्र सरकार को उत्तराखंड की आर्थिक मदद करनी चाहिए। क्या कहना है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, चलिए देखते हैं। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर लिया, गृह मंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर लिया। भैया आप तो 10,000 करोड़ रुपए दे दो उत्तराखंड को। बर्बाद हो गया पूरा कुमाऊं मंडल में, इतनी भारी तबाही हो गई है। पूरे राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में इतनी भारी तबाही हो गई है। 54 लोग तो बता रहे हैं, कम से कम 4 गुना 5 गुना लोगों की जान गई है और माल का नुकसान हुआ है, लोगों की प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है, घर के घर, गांव के गांव तबाह हो गए। आपने देखा नैनीताल में किस प्रकार से झील ओवरफ्लो करी है। तो इसलिए इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब दौरे हो गए, अब आप सीधा पैकेज घोषित करिए, जमीन पर काम हो, जमीन पे लोगों को राहत हो, इसका इंतजाम होना चाहिए। सरकार अब तक आपदा प्रबंधन में पूरी तरह से फेल हुई। तो इनिशियल असेसमेंट है, उसमें आ रहा है कि कोई 40,000 हेक्टेयर जो भूमि है जिसके ऊपर खेती थी, जिसपे धान सब ये अपना अनाज लगा हुआ था, जिसके ऊपर सब्जियां लगी हुई थी, दानें लगी हुई थी, वो ना डिस्ट्रॉय हो गई है। तो उसमें जो केजरीवाल जी की जो घोषणा हो रखी है और जो कि इम्प्लीमेंट हो रही है, 50,000 रुपये पर हेक्टेयर दिया जा रहा है जो दिल्ली सरकार दे रही है, उसी कैलकुलेशन को लेकर के यहाँ पे चला जाए। 50,000 रुपये पर हेक्टेयर की आज घोषणा करी जाए, उसके बाद में असेसमेंट करा जाए कि किस किस को देना है। और अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पिथौरागढ़ में महिला को एयरलिफ्ट किया गया। महिला और बच्चे को इलाज के लिए हल्द्वानी पहुंचाया गया। आपदा प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम चल रहा है और बारिश की वजह से कुमाऊं में बड़ी तबाही मची है। महिला और बच्चे को इलाज के लिए हल्द्वानी पहुंचाया गया एयरलिफ्ट करते हुए, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दरअसल आपदा प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। बारिश की वजह से कुमाऊं इलाके में बड़ी तबाही मची है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल के आपदा प्रभावित रामगढ़ क्षेत्र में आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। भूस्खलन में फंसे परिवारों को उफनते नाले से पार कराया गया। परिवार के आपदा में फंसने की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने रानीखेत से आई 14 डोगरा बटालियन और हल्द्वानी मिलिट्री स्टेशन की रेस्क्यू टीमों को मौके पर भेजा था, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।
वहीं बारिश के बाद हरिद्वार के मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लक्सर के खानपुर इलाके में बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। धान की फसल पानी में डूब चुकी है, जिससे कि किसान बेहद परेशान हैं। खेतों में पानी इस कदर भरा हुआ है कि लगता नहीं कि फसल बच पाएगी। ये तस्वीरें देखिए, किसान बेहद परेशान है। खड़ी फसल पानी में समा चुकी है। किसानों पर बारिश इस वक्त भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे, सीएम धामी ने कई घोषणाएं की हैं। शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर सड़क स्कूलों का नाम होगा, ये बड़ी घोषणा की गई है सीएम की तरफ से। देहरादून में राज्य पुलिस संग्रहालय बनाया जाएगा। इसके अलावा 2001 के आरक्षियों को 4600 ग्रेड पे भी दिया जाएगा। तो बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से। दून में राज्य पुलिस संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। आपको बताएं कि 2001 के आरक्षियों को 4600 ग्रेड पे दिया जाएगा। इस बात का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। वहीं उत्तरकाशी हिमाचल बॉर्डर से लापता हुए 11 सदस्यीय दल की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रही है। करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर सर्च टीम को 5 शव बरामद हुए हैं और रेस्क्यू टीम को 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं। वहीं दूसरे लापता लोगों की भी खोजबीन चल रही है। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी में बारिश की वजह से नेशनल हाईवे की हालात खस्ता हाल हो चुकी है। हाईवे को देखकर लगता नहीं कि जैसे यहां कोई लिंक मार्क रहा हो। पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे हो या फिर पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे, दोनों ही मार्ग बारिश के बाद खस्ता हाल है। प्रशासन इस सड़कों की हालात सुधारने के लिए बजट का रोना रो रहा है। श्रीनगर से पौड़ी जो सड़क का है, इसका एक एस्टीमेट शासन ने भी हमने भेज रखा है। अभी उसमें स्वीकृति प्राप्त नहीं हुआ है। इसका पैच मरम्मत के लिए भी एस्टीमेट जा रखा है और उसको स्वीकृति प्राप्त हो चुका है। साथ में जो पौड़ी सतपुली का जो निर्माण कार्य है, उसके लिए एक शासन स्तर पर भी डीपीआर लंबित है, उसका स्वीकृति भी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी उसके लिए भी कार्रवाई हम लोग शुरुआत कर देंगे। और अब खबर विकासनगर से है, जहां विकासनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक लड़की गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये कार बानपुर जा रही थी और उसी वक्त हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। कार सवार एक लड़की जो कि गंभीर रूप से घायल है और बंदराड़ू से बानपुर कार जा रही थी और उसी वक्त हादसे का शिकार हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तफ्तीश की जा रही है। लापरवाही किसकी रही, कैसे कार हादसे का शिकार हुई। बारिश की वजह से नैनीताल जिले में बिजली आपूर्ति बाधित है। उधर हल्द्वानी शहर में जो पेयजल का संकट खड़ा हो चुका है, गौला नदी में सिल्ट आने से वाटर फिल्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, जिससे कि आने वाले दिनों में भी शहर में पानी की किल्लत हो सकती है, जिसकी जानकारी पहले से ही लोगों को दे दी गई है। वहीं सतपुली में भी बारिश से बड़ी तबाही मची है। ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर भारी भूस्खलन से लोगों के मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं और ऐसे में इन मकानों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। उधर मौसम साफ होने के साथ ही अब 4 धामों में फिर से चहल पहल दिखाई देने लगी है। ऋषिकेश से तीर्थ यात्रियों को 4 धाम के लिए रवाना किया गया है। बद्रीनाथ धाम के लिए सड़क मार्ग सुचारू कर दिया गया है, जिसके बाद तीर्थ यात्रियों को बद्रीनाथ धाम भेजा गया है। उधर केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कल से सुचारू हो गई है। चारों धामों में मौसम सरदर्द जरूर बना हुआ है, मगर बारिश नहीं हो रही है, ये एक अच्छी खबर है। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। अखाड़े में घमासान की करेंगे। दरअसल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के बाद नए अखाड़ा अध्यक्ष को लेकर खींचतान चल रही है, मगर 25 अक्टूबर को प्रयागराज में बैठक भी प्रस्तावित है। लेकिन उससे पहले ही बैरागी और उदासीन अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है। पंचायती महानिर्वाणी के सचिव महंत रविंद्र पुरी को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। महानिर्वाणी अखाड़े में बैठक कर 7 अखाड़ों के साधु संतों ने अखाड़ा परिषद की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। कार्यकारिणी में दामोदर दास महाराज को उपाध्यक्ष, निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास महाराज को महामंत्री, जसविंदर सिंह शास्त्री को कोषाध्यक्ष, रामकिशोर दास महाराज को मंत्री, जबकि गौरी शंकर दास महाराज को प्रवक्ता और धर्मदास महाराज और महेश्वर दास को संरक्षक चुना गया है।
लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है अखाड़ों की उसके अनुसार ये चुनाव हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष जी का देहावसान हुआ और उसके बाद में कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश अनुसार यहाँ अखाड़ा परिषद के जो अधिकारी थे उनकी मीटिंग बुलाई गई और पहले भी जो चुनाव हुए हैं बहुमत के आधार पर हुए हैं और ये जो चुनाव है ये बहुमत के आधार पर ही हुआ है। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वर्तमान में अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है उसमें सारे संप्रदाय, सन्यासी, उदासी, वैष्णव और निर्मला, चारों संप्रदायों को मिलकर के ही अखाड़ा परिषद बनती है। तांत्रिक तरीका है हमारा अखाड़ों का, उसके हिसाब से ही हुआ है और हमारे बहुमत से हमने अध्यक्ष भी चुना है और महामंत्री भी चुना है और उपाध्यक्ष भी चुना है। जो भी हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं बहुमत से चुने गए हैं और जो भी बैठक हुई है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अखाड़े में अध्यक्ष का चुनाव होता कैसे है। साधु सन्यासियों के 13 अखाड़े हैं। इन 13 अखाड़ों से 2-2 सदस्य अखाड़ा परिषद की बैठक में शामिल होते हैं और इसके बाद अखाड़ों के सदस्य किसी एक नाम के पक्ष में अध्यक्ष के लिए अपनी राय रखते हैं। अगर सर्वसम्मति से किसी एक नाम पर अध्यक्ष पद के लिए सहमति बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वोटिंग होती है। जिस किसी के नाम के पक्ष में सबसे ज्यादा समर्थन होता है अध्यक्ष उसे बना दिया जाता है। और अब आपको दिखाते हैं कि हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए रविंद्र पुरी के समर्थन में कौन कौन से अखाड़े हैं। रविंद्र पुरी के समर्थन में 13 में से 7 अखाड़े हैं, जिसमें शैव अखाड़े के आह्वान अखाड़ा और वैष्णव अखाड़े से निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी और दिगंबर अनी अखाड़ा, जबकि उदासी परंपरा से बड़ा उदासीन अखाड़ा रविंद्र पुरी के समर्थन में है। इस हिसाब से देखा जाए तो अध्यक्ष पद के लिए जो प्रक्रिया अखाड़ों में अपनाई जाती है उसका पालन नहीं किया गया है, क्योंकि अध्यक्ष के लिए सभी 13 अखाड़ों के 2-2 संतों की सहमति जरूरी है, मगर यहाँ सिर्फ 7 अखाड़ों की सहमति ली गई है और इस तरीके से माना जा रहा है कि प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और इस पर आगे विवाद हो सकता है। वहीं 7 अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद से अलग होकर नए अध्यक्ष, महामंत्री के साथ साथ पूरी कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसको लेकर विवाद भी हो रहा है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी ने कहा कि ये प्रक्रिया पूरी तरीके से असंवैधानिक है और वो इसको लेकर विरोध भी जाहिर करते हैं। वो क्या करते नहीं करते हैं वो स्वतंत्र है, पर जो नियम कानून है, किसी भी मीटिंग, किसी भी व्यवस्था, किसी संगठन के लिए 3 दिन, 8 दिन, 15 दिन या 3 महीना पहले एजेंडा जारी होता है और जारी होने के बाद उस पर कुछ विचार होता है। हमने ठीक सोसाइटी के नियम के अनुसार बैठक 25 तारीख को आहूत प्रयागराज निरंजनी अखाड़ा गंगा तट पे भागीरथी के चरणों में मैंने बैठक की आहूत किया गया है और वहाँ कोई भी जो था वहाँ बैठता और अपना हाथ उठाता, अपना बहुमत सिद्ध करता तो और भी अच्छा लगता। जो तरीका है प्रजातंत्र का, बाकी मतलब जो है निश्चित है, जो व्यवस्थाएं हैं सब स्वतंत्र हैं। कोई भी अपने आप प्रत्येक अखाड़ों के वो कहते हैं महाराज हमको भी अध्यक्ष मान लीजिए, हमको भी अध्यक्ष मान लीजिए, हर आदमी अध्यक्ष बनने को तैयार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के बाद नए अखाड़े के अध्यक्ष को लेकर खींचतान दिखाई दे रही है। नए कार्यकारिणी को लेकर भी विवाद दिखाई दे रहा है। नई कार्यकारिणी जो घोषित की गई है उसमें 2 फाड़ की स्थिति है। और इस वक्त हमारे साथ अखाड़ा परिषद से रविंद्र पुरी जी मौजूद हैं, जिन्हें अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष घोषित किया गया है। खुद बातचीत करने के लिए इस वक्त वो एबीपी गंगा पर मौजूद हैं। रविंद्र पुरी जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद धन्यवाद जी। रविंद्र पुरी जी, सबसे पहले तो आपसे मेरा यही सवाल होगा कि क्या मैं आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर आपको अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष कह सकती हूं? क्यों नहीं, क्योंकि इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि प्रक्रिया को आप लोगों ने ध्यान में नहीं रखा है। 7 अखाड़ों की सहमति है, बाकी अखाड़ों की सहमति नहीं ली गई, इसलिए मैंने आपसे ये पहला सवाल किया था। जी जी, अखाड़ा परिषद में 13 सदस्य हैं जी और बहुमत के आधार पर ही पहले भी निर्णय हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो हम लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी के निर्देश अनुसार
अखाड़ा परिषद का विधिवत चुनाव हुआ है और सर्वसम्मति से अखाड़ा परिषद, क्योंकि चारों संप्रदाय का है, किसी एक व्यक्ति का, एक संप्रदाय का नहीं है। इसमें वैष्णव, उदासीन, निर्मल, सन्यासी, तो हम लोग चारों समुदाय का जो हमारे यहाँ संतों का एक समूह है, उस सभी अखाड़ों का प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया है। जी, लेकिन रविंद्रपुरी जी, महाराज जो जी हरिगिरी जी हैं, वो तो इसको लेकर काफी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने संवैधानिक तौर पर प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया। तो उस स्थिति को भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर सब कुछ आप लोग प्रक्रिया के हिसाब से कर रहे हैं तो फिर ये विवाद क्यों है, दो फाड़ की स्थिति क्यों है? कोई विवाद नहीं है, वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। उनका वक्तव्य वो जो चाहे दे सकते हैं, मुझे उनके किसी वक्तव्य पे कोई कमेंट नहीं करना है। जी, और 25 तारीख को प्रयागराज में मीटिंग भी बुलाई गई है, तो क्या आप वहां पर जाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, उसका औचित्य खत्म हो गया है। जब उपाध्यक्ष की अध्यक्षता मीटिंग बुलाई, जब वो स्वयं ने नहीं जाएंगे वहाँ, तो फिर कोई औचित्य नहीं है। जी, लेकिन रविंद्रपुरी जी, मैं ये स्थिति भी आपसे समझना चाहूंगी कि जब 25 तारीख की मीटिंग में मालूम पड़ जाएगा किसके साथ बहुमत है। लेकिन जब 25 तारीख को मीटिंग बुलाई गई थी, बैठक थी प्रयागराज में, फिर उससे पहले नई कार्यकारिणी की घोषणा कर देना, इतनी जल्दबाजी क्यों थी? हम लोगों को इसकी कोई सूचना नहीं थी। नहीं, इसकी कोई सूचना सबको नहीं थी। जी, लेकिन अगर 7 अखाड़े सहमत हैं, बाकी के अखाड़े सहमत नहीं हैं, तो क्या फिर भी नई कार्यकारिणी चलेगी या फिर से चुनाव होगा? उनको साथ में लाने का प्रयास कर, हम सबको मिलाने का प्रयास करेंगे। वो भी हमारे भाई हैं और पहले भी ऐसा बहुमत से चुनाव महेंद्र गिरि जी का भी हुआ था, ज्ञानदास जी का भी हुआ था। हम लोग आपस में विचारों को मतभेद है, कोई किसी के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं है, सब लोग मिल जाएंगे, मेरा ये प्रयास रहेगा। जी, लेकिन हरिगिरी जी के विवाद के बाद ये स्थिति तो समझ आ रही है कि विवाद होना लाजमी है, विवाद होगा ही, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा कि पहले से सहमति नहीं बनाई गई, ना पूछा गया, बहुत ही जल्दबाजी में ये फैसला हुआ है। तो ऐसे में मैं ये भी समझना चाहूंगी कि अगर आगे विवाद होता है तो कैसे इसका समाधान निकलेगा? क्या वो प्रक्रिया होगी संतों के हिसाब से? लोकतंत्र में संख्या बल देखा जाता है और बहुमत के आधार पर, लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व है। बहुमत के आधार पर जो निर्णय होता है उसको सबको मानना चाहिए। लोकतंत्र की एक हमारे भारतीय संविधान की मूल भावना है। इसी प्रकार से सभी संस्थाएं चलती हैं। जी, रविंद्रपुरी जी, ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि अगर आपने लोकतंत्र की बात की, संवैधानिक प्रक्रिया की बात की, तो सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हर अखाड़े से 2-2 संतों की सहमति जरूरी है। ऐसे में अभी 7 अखाड़ों की तरफ से ही आपको सहमति मिली है, तो इसको जरा आप क्लियर कीजिएगा कि कैसे ये संवैधानिक रूप से सही है। 2 अखाड़े, प्रत्येक अखाड़े से 2 प्रतिनिधि, जी, प्रत्येक अखाड़े से 2 प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए 26 प्रतिनिधि होते हैं टोटल। जी, तो उन 26 का समर्थन आपको 14 का समर्थन हमारे साथ है। उन 26 का समर्थन आपके साथ है? 14 का समर्थन है जी। 26 में से 14 का समर्थन हमारे साथ है जी। लेकिन आगे की स्थिति अगर खराब होती है, फिर से एक बार मैं आपसे सवाल करूंगी कि अगर विवाद होता है तो आगे की स्थिति को जी कैसे समाधान निकलेगा? क्या प्रक्रिया होती है, दर्शकों को जरा बताइए। कोई विवाद नहीं होगा, हम बैठ करके उसका हल करेंगे। अगर हल निकल जाता तो फिर रविंद्रपुरी जी, ये जो विवाद हम देख रहे हैं, बैठ करके समाधान करेंगे। जी, अगर समाधान निकल जाता तो फिर हरिगिरी महाराज जी को इस तरीके से नाराजगी अपनी व्यक्त नहीं करनी पड़ती। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही निकल जाएगा जी, निकल जाएगा, समाधान निकल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए।